Today we see the chapter 2 diffraction of light from the स्टेलिन मल्होत्रा बुक। ठीक है, तो ये जो बुक है गिवन है आपको स्टेलिन मल्होत्रा का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें आपको एनटीएससी का और कुछ ऐसे एडवांस लेवल है, ओलंपियाड हो गया कि वैसे हो गया, ये सारी बुक का सारे मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं ये अच्छे लेवल का दिया आता है इसमें क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो पहली बात तो हम इसका पहले जितने भी इसमें कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, उसको समझ लेते हैं, फिर बाद में हम इसका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में गिवन है यहाँ पे when a ray of light travel from a medium to another it undergoes to a change in its direction। मतलब क्या हुआ कि जब एक रे होगा यहाँ पे ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो क्या होता है यहाँ पे कि इसके जो डायरेक्शन में चेंजेस होता है। सिंपल सी बात है, किधर चेंज होगा ये हम देख लेते अभी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एन ऑप्टिकली लेसर डेंस मीडियम टू एन मोर डेंस मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। इसको भी समझ लें क्या कि जब भी कोई भी एक रे होता है तो दैट इज इट्स मूव फ्रॉम व्हाट ऑप्टिकली लेस डेंसर। मतलब क्या हुआ कि ऐसे मतलब मीडियम जिस पे लाइट का स्पीड ज़्यादा होते हैं, लेस डेंसर मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, एंड मोर डेंसर का मतलब ऑप्टिकली मोर डेंसर का मतलब होता है कि इसमें लाइट का स्पीड कम होगा। तो व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली लेस डेंसर टू मोर डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये कहाँ मुड़ेगा, नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, इसको भी आगे भी आप ये डिटेल में आपको करते हैं यहाँ पे क्लियर। टू द अदर हैंड a ray of light going from an optically more denser medium to a less denser medium will bend away from the normal। और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, जब ज़्यादा है ना मोर डेंसर से लेस डेंसर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये बात होता है यहाँ पे। तो इसमें हमको कहा गया यहाँ पे क्या कि इसमें हमें समझना क्या यहाँ पे कि द बेंडिंग ऑफ रे फ्रॉम लाइट पासिंग थ्रू वन टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो आपको ये अगर ध्यान रखना बस डेफिनेशन कि जब बेंडिंग ऑफ लाइट होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है देखिए रिफ्रैक्शन का ये फिगर। मतलब क्या हुआ कि एक रे है ये पास कर रहा है यहाँ से एयर से ग्लास की ओर। तो एयर जो है यहाँ पे दैट इज ऑप्टिकली रेडर मीडियम है ना, ऑप्टिकली रेडर मीडियम है, और ग्लास जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। क्यों, ग्लास में लाइट का स्पीड कम होता है और यहाँ पे एयर में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये रेडर है और ये डेंसर है। जब भी यहाँ पे रेडर टू डेंसर रहेगा तो ये हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। देखिए ये लाइट थोड़ा इधर आ गया। ठीक है, कैसे पहले आना चीज़ को डायरेक्ट सीधे ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो जाता था ऐसे सीधे जाता। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे मुड़ गया, दैट इज बेंडिंग। तो ये जो बेंडिंग है ठीक है इस तरीके से, तो ये हो गया आपको डेंसर मीडियम। ऐसे रेडर मीडियम में जाना दैट इज कॉल्ड, वी कैन सी हियर दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओके, तो इसमें हम अगर चाहे तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और थोड़ा सा क्लियरली में। ठीक है, देखिए तो अगर बात करें यहाँ से ये लाइट ऐसे जाता। ठीक है, जाना इसको ऐसे चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये मुड़ गया। मुड़ने का जो ये इधर जो मुड़ा ठीक है ये लाइट, तो ये जो पूरा पोर्शन था ये लाइट थोड़ा इधर हो गया, दैट इज रिफ्रैक्शन है ना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन टू अदर मीडियम दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे हम बात करने वाले यहाँ पे क्या है कि ये देखिए एक मीडियम में कहाँ से कहाँ लाइट जा रहा है, तो ये ट्रेवल कर रहा है। द रेज ऑफ लाइट वाइल गोइंग फ्रॉम एयर दैट इज रेडर है ना टू द ग्लास डेंसर विल बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आ रहा है देखिए मुड़ा इधर नॉर्मल की ओर है ना यहाँ से, और फिर उल्टा अगर बात करें यहाँ पे तो इसको जाना चाहिए था ऐसा सीधा है ना, और ये गया था इधर मुड़ गया, तो इसमें दूर चला गया नॉर्मल से। तो जब भी लाइट ठीक इसका उल्टा डेंसर से रेडर में जाएगा, डेंसर टू रेडर जाएगा, तो कहाँ जाएगा यहाँ से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको एक ध्यान रखना है कि जब भी जाएगा रेडर टू डेंसर तो ये कहाँ मुड़ जाता है, नॉर्मल की ओर। ठीक है, ठीक है, RDN ऐसे याद रख सकते हैं। और इस तरीके से जब भी डेंसर से रेडर जाएगा ठीक है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे DN AN इसके अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे DNA रख सकते हैं। तो डेंसर से रेडर सॉरी डेंसर से उल्टा हो गया यहाँ पे लिखना है ना, डेंसर से अगर मान लीजिए रेडर में जाएगा तो दैट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो डेंसर टू रेडर है ना अवे फ्रॉम द, तो ये DR है इस तरीके से है ना। तो डेंसर से रेडर में अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है ना, रेडर डेंसर नॉर्मल की ओर होता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। अभी आप जैसे भी चाहे तो रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब अगर बात करें तो यहाँ पे
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट इज दैट द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल टू द रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट. मतलब साइन आई अपन साइन आर जो कांस्टेंट होगा. कहने का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए मेरे पास एक मीडियम है, इसमें एक लाइट जा रही है, तो दैट इज बेंड किया है डेफिनेटली. तो इसमें एक एंगल होगा दैट इज आई, ये होगा आई एंड ये होगा आर, है ना. तो यहाँ पे साइन आई अपन साइन आर जो होगा इसका मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज ग्लास का. ठीक है, तो ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा. तो ये क्या रखा कांस्टेंट होगा. तो ये कांस्टेंट है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये होगा. ओके, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट एंड ओके, तो इसमें एट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. एंड ऑफ द मीडियम इज डिनोटेड बाय म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, तो ये म्यू से डिनोट किया जाता है. तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर दैट इज वैलिड. ठीक है, ये ध्यान रखना आपको. एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. और ये साइंटिस्ट नाम है स्नेल्स. ठीक है, तो ये साइंटिस्ट स्नेल्स ने दिया था, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. आगे सेकेंड में द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द एट दैट पॉइंट इंसिडेंट और ऑल इन द सेम प्लेन. मतलब सिंपल बात है, ये आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़े हैं. तो उनका जो ये है इनका ये दोनों का सेम होता है. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो सारे जो है एक ही डायमेंशन में होंगे, सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे, तो दैट इज सेड टू बी ओके. तो ये कहा जाता है इसमें. आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि it must be kept in the mind that the angle of refraction is not the same as the angle of refraction, है ना. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अंतर होता है, ध्यान रखना आपको. तो मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज डिफरेंट. whereas the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई इक्वल टू आर, ये आपको पता होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है. ठीक है, ये बात आपको पहले से पता होगा, ये ट्रू है. बट एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये एंगल बराबर नहीं होता, आपको ध्यान रखना, ये बराबर नहीं होता. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना. एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कह रखा है. The graph between the angle of incident and the angle of reflection r is straight line passing through the origin. तो एंगल ऑफ आई और आर की बात करते हैं ना, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा. ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन है ना, ये आपको पहले पढ़ चुके रिफ्लेक्शन. तो ये साइन आई में साइन आर इसका जो ग्राफ होगा दैट इज स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे. तो बट अगर बात करें यहाँ पे, तो टेकिंग द स्नेल्स लॉ इनटू अकाउंट फॉर द ग्राफ बिटवीन साइन आई एंड साइन आर इज आल्सो स्ट्रेट लाइन. क्योंकि देखिए यहाँ पे आई एंड आर जो है दोनों एंगल की बात करें तो ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. क्योंकि ये दोनों एंगल आई एंड आर सेम अमाउंट में होता है, एंगल आई और एंगल आर सेम होगा, तो साइन आई और साइन आर का वैल्यू सेम होगा, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में होगा. ठीक है, हर पॉइंट पे. आगे बात करते हैं यहाँ पे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. इस बात को समझते हैं थोड़ा सा. इट इज़ नॉट द रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं, तो क्या है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज proceeding from a denser to a rarer medium at an angle of incidence greater than the critical angle. अब ये नया चीज़ क्या गया भाई. तो देखिए इसको समझते हम क्या है कि जब भी क्या होगा कि किसी भी लाइट की अगर बात करें ना, तो ये क्या होता है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है. तो इसमें एक चीज़ समझ में आना चाहिए आपको, क्या होता है दैट इज अगेन लार्ज. इसको तो हम छोटा कर लेते हैं. ओके, मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास का स्लेब है. ठीक है, इसमें ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पे ये ग्लास का स्लेब है, इसमें हमें जो है एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे. तो लेट्स एज्यूम दैट इट इज ए नॉर्मल. इतना मोटा नॉर्मल यहाँ से आ गया. ओके, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया हमें. अच्छा, एक रे है जो पास करना है यहाँ पे. ठीक है, तो मान लेते हैं इस रे को ऐसा है, ऐसे आ गया, तो जाना चाहिए ऐसे, थोड़ा सा मुड़ गया ये रे, ऐसे मुड़ गया. ठीक है, तो जब भी रे बाहर से आएगा, देखिए आपको एक समझना क्या है यहाँ पे, जब भी रे क्या होता है बाहर से आता तो ऐसे मुड़ता. लेकिन हम अब जब भी कहेंगे ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है ऑलवेज एक चीज़, क्या कि हमेशा जो रे होगा ना यहाँ पे, ठीक है, वो कहाँ से मुड़ेगा यहाँ पे, तो दैट विल बी पासिंग थ्रू 1 मिनट. तो इसमें जो होगा यहाँ पे, सबसे पहली बात तो लाइट जो है ट्रेवल कहाँ से कहाँ कर रही है. यहाँ पे लाइट जो ट्रेवल कर रही है दैट इज़ फ्रॉम डेंसर टू रेटर. ठीक है,
तो यहाँ पे एक पहली बात हम डेंसर ओके, तो पहली बात मान लीजिए डेंसर है, यहाँ तक रह गई है ना, फिर इससे बाहर आएगा तो यहाँ से अरे बाहर आ गया, तो डेंसर टू रेडर सबसे पहली बात जाना चाहिए। मान लीजिए ऐसे एंगल से गया तो ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, मान लेते हैं। फिर दूसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए लाइट को थोड़ा सा और बैंड किया जाए, और बैंड किया जाए मतलब क्या, थोड़ा सा ये पोर्शन को थोड़ा हम और बैंड करा देते हैं, लाइक व्हाट, यहाँ से, तो यहाँ से कर जाएगा, ये लाइट ऐसे गया, ठीक है, ये दूसरा, तो अब जो बाहर निकलेगा लाइट ये ऐसे निकल गया बाउंड्री से 90 बना के। तो जब ये लाइट 90 बना के निकलता है ना यहाँ से, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये 90 बन रहा है, तो जब रिफ्रैक्टेड 90 बन रहा है तो ये जो एंगल होगा ना ब्लैक का, ठीक है, नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्या होता है क्रिटिकल एंगल, व्हेन रिफ्रैक्टेड रे मैक्स 90 डिग्री, ठीक है, विद द नॉर्मल देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, आई सी। तो जब यहाँ पे क्या होगा कि रिफ्रैक्टेड रे जो है ये बनाएगा कितना 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल के साथ, कब, यहाँ पे ये 90 बना रहा है, ठीक है, तो तब जो होगा इंसिडेंट रे यहाँ पे जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट विल बी क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, इट डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड रेदर देन इट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट द सर्फेस सेपरेटिंग द टू मीडिया। अब अगर बात करें इसी में देखिए, तो थोड़ा सा और अगर हम लाइट को बढ़ा दें, है ना, ये लाइट को जब ऐसे किया था तो हम थोड़ा सा और चाहेंगे लाइट को थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो थर्ड वाला कंडीशन की अगर बात करें यहाँ पे तो क्या होने वाला है, दैट इज ये देख लीजिए। तो अगर मान लीजिए हम थर्ड वाला कंडीशन को फॉलो करना चाहें यहाँ पे, तो क्या होगा, ये मान लेते हैं यहाँ से लेट इट इज मूविंग लाइक दिस, ये यहाँ से गया, ये लाइट को यहाँ से पास कर रहा है, तो अब क्या होगा, ये लाइट अंदर नहीं जाएगा, अब ये बाहर नहीं जाएगा, अब ये अंदर में ही मुड़ जाएगा यहाँ से, अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने लगता है, ठीक है। तो जब भी इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो लाइट जो है उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, सॉरी, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे समझने थे। अब इसमें जो एक होता है साइन सी अपन 1, साइन सी इक्वल टू 1/μ, तो ये कैसे होता है आपको पता ही होगा, साइन सी साइन आई अपन साइन आर होता है, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अब यहाँ पे साइन आई की बात करते हैं, क्रिटिकल एंगल की बात करें तो साइन आर जो है 90 है, ये है ना, तो साइन आर 90 तो ये 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो आपका जो ये वैल्यू आएगा इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल वाला ज़्यादा हो गया यहाँ से, तो ये जो एंगल होगा ना दैट इज साइन, अगर मान लीजिए सी की बात करें क्रिटिकल एंगल यहाँ से, मतलब मोर देन, जब भी बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा की बात करेंगे, तो यहाँ से अगर मान लीजिए एक एंगल आपको क्रिटिकल एंगल से कितना भी रिटर्न हो रहा है तो ये होगा म्यू गेट बराबर है, तो लाइक व्हाट इस तरीके से है, तो वही जी साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू म्यू। तो लेकिन हमें यहाँ पे अब चेक क्या करना है कि इंसिडेंट रे जो बन रहा है मेरे पास, ठीक है, साइन आई की बात करेंगे तो ये 90, अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वैल्यू, ठीक है, तो ये साइन, अब इधर से हम बात करेंगे ये, ठीक है, तो हमें जो निकालना है म्यू टाइम, ठीक है, ये इसका मान लेते हैं हम ग्लास का, म्यू जी साइन सी, है ना, ये हो गया आपको साइन सी इक्वल टू म्यू ए, एयर का बाहर निकल रहा है, साइन आर, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसको हम मान लेते हैं 90 है, ठीक है, तो हमें जो निकालना है दैट इज़ 90, म्यू जी क्लास का 90 हो गया, और एयर का तो नीचे ला दीजिए एयर का, ठीक है, ये साइन आर जो है दैट इज़ व्हाट, ये तो रहेगा ही यहाँ से अपन, ठीक है, साइन आर, और ये 90 से निकलेगा अपन साइन सी, ये हो गया। अब देखिए आर तो हो गया 90, क्रिटिकल एंगल जब यहाँ से क्रिटिकल एंगल पे निकल रहा है तो ये साइन सी होगा, आर 90 हो जाएगा, तो म्यू जी जो निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 90, मतलब साइन 91 होता है,
बाई साइन सी। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, या दोनों को ऊपर कर लीजिए, इसको ऊपर कीजिए तो ये नीचे हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यही बात उसमें लिखा हुआ था यहाँ पे, ये चीज़ डायरेक्ट, कि ये जो वैल्यू आएगा साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, दैट इज ये आएगा। किसी डेंसर से रेडर में जाने पाता, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक चीज़ रखा है यहाँ पे, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेडर मीडियम, है ना। तो ये डेंसर क्या है, रेडर के रिस्पेक्ट में। अच्छा, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स होता क्या है, का रे ऑफ लाइट वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर सफर रिफ्रैक्शन, है ना, बेंडिंग होता है इसमें। तो इफ़ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द मीडियम एंड ए एंड आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडियम बी देन म्यू ए बी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए कि आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट है मीडियम ए में, है ना, एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है मीडियम बी में। तो ये क्या होगा, मीडियम बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए के रिस्पेक्ट में, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात इससे पहले हम बता चुके हैं यहाँ पे, ये म्यू ए बी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो बी का है यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो आगे होता है, ठीक है, जैसे म्यू ए बी है, तो जो आगे लिखा हुआ है उस मीडियम का हम निकाल रहे हैं, जो पीछे है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज रिलेटिव टर्म है, ये आपका इसका जो कोई भी आपको यूनिट नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना कि यूनिट लेस होता है, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, ये जो आता है कैसे, ठीक, इस तरीके से। तो ये हो गया आपको यहाँ से आई, ठीक है, देखिए यहाँ पे रेडर से डेंसर में आ रहा है, ये आई हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये आर हो गया। तो इस तरीके से मान लीजिए एयर है, ये हो गया, ये ग्लास है, जी हो गया। तो इसमें जो हमको लिखना है तो होगा दैट इज व्हाट, रिफ्रैक्ट ए साइन आई इक्वल टू जी साइन आर, ये होगा, ठीक है, यहाँ से। तो अब इस तरीके से आप कह सकते हैं, ये आएगा। तो ए जो है एयर का है, इसके साथ साइन आई लेंगे, और इसके बाद जी जो है यहाँ पे ग्लास का है, दैट इज उसके साथ आर लेंगे एंगल। अब कह रहा है सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट और वैक्यूम एंड वी इज द मीडियम दैन। अगर मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट है सी, ठीक है, वैक्यूम में, और वी जो है उस मीडियम में, जिस मीडियम की हम बात करें, जिसका निकालना है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखना कि आपको ये म्यू की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होगा। मतलब क्या हुआ कि आप एयर का जो स्पीड है वो ऊपर रख दीजिए, और जिस मीडियम का निकालना है उसे उसका वेलोसिटी उसके नीचे रख दीजिए यहाँ पे, तो आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधे निकल जाएगा इस तरीके से, है ना। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इसके बारे में और क्या है यहाँ पे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, देन सी विद रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन टू बी फाउंड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। सिंपल बात यहाँ पे कि ए सी जो होगा, ए बी और बी सी आपको निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि ए व बी है, तो यहाँ से जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है बी वाला, और यहाँ पे बी वाला ऊपर होगा, दोनों कट जाएगा, तो ए और सी वाला बचेगा। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये सिंपल बात है ना। ओके, म्यू ये हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम बी, है ना। तो ये मतलब मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बी के रिस्पेक्ट में। When light travels from vacuum into the medium, the refractive index is absolute refractive index. तो जब अगर मान लीजिए, है ना, किसी भी लाइट को अगर बात करते हैं, जब लाइट पास हो रहा है, सिंपल से बात कर लेते हैं यहाँ पे वैक्यूम में या फिर एयर में, और एयर या वैक्यूम से किसी और एक मीडियम में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट और, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब निकलता है जब सीधे लाइट एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में जाए तब, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, उल्टा बात है, यहाँ पे क्या दिक्कत है कि मतलब क्या कि जब ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जब लाइट ए से बी में जा रहा था, तो सिंपल सी बात है कि अब बी का हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में, जब लाइट ए से बी जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, आप इसको टेंशन मत लीजिए, ये वही लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर या 1 बाय वाटर अपन एयर। अच्छा, एक बात और इसमें आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, ये वाला बात,
ओके, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे ये दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो पहले आप वाटर का लीजिए और फिर ग्लास का डिवाइड कर लीजिए दोनों का, आपको आ जाएगा वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऊपर में वाटर है नीचे में ग्लास है, तो वाटर का आएगा किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। ये एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट मतलब एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का है। ठीक है, और ये जो दिया हुआ आपको यहाँ पे ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये ग्लास का है, ठीक है, सॉरी वाटर का है ग्लास के रिस्पेक्ट में, है ना, और ये वाटर का और ग्लास का है। ठीक है, तो ये दोनों का आप अगर रेशियो निकालेंगे दोनों का, तो ये आपका ग्लास का आ जाएगा किसके, सॉरी वाटर का आ जाएगा ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर में आपको ग्लास रखना है म्यू जी अपन म्यू डब्लू, तो ये आपको मिलेगा ठीक इसका उल्टा, किसका, आपको ऊपर में क्या ग्लास है तो म्यू जी मिलेगा किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना। लेकिन स्पीड का लाइट ठीक उल्टा होता है इसका। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो अगर बात करेंगे ना, तो हम जिसका निकाल रहे हैं स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनका नीचे आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, उनका यहाँ पे आपको नीचे रखना है। लेकिन इसमें जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इवन हो ना यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे ऊपर रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको बस। क्रिटिकल एंगल की अगर बात करें यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल सी क्या होता है, तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम corresponding to which the refractive ray just trace the surface of a separation angle of refraction 90 डिग्री। तो यही बात हम आपको बताए थे यहाँ पे, क्या जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये जो है दैट इज 90 डिग्री, है ना। जब ये 90 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये जो होगा एंगल ऑफ क्रिटिकल होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, ये हम पहले अभी देख चुके हैं, डेंसर से रेडर में जा रहा है तो साइन से अपन पाई 2। अच्छा, पाई 2 का मतलब 90 होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, पाई का मतलब 180 होता है डिग्री। तो अभी जस्ट आपको ये ध्यान रख लेना है, और म्यू इक्वल टू 1/sin होता है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे बात करते हैं कि अपेरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ वाटर फील्ड गिवन बकेट बाय। ओके, तो मान लीजिए अपेरेंट डेप्थ की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होता है रियल डेप्थ अपन अपेरेंट डेप्थ। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए बकेट में, है ना, बकेट में अगर मान लीजिए पानी अगर भरा हुआ है इस बकेट में, ठीक है, यहाँ से, तो इसमें अगर पानी भरा हुआ तो इसमें अगर कॉइन रख दीजिए, तो कॉइन का जो हाइट होगा ना आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा, यहाँ दिखेगा। तो इस तरीके से आपको कहाँ दिखा, ये अगर बात करें तो किसी ऊपर में दिख गया तो कितना हाइट दिखा, ये हो गया आपको रियल डेप्थ, है ना। आपको अपेरेंट कहाँ हो रहा है, ये अपेरेंट डेप्थ हो गया यहाँ पे ये। ठीक है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा इस वाटर का या जो भी है, इसमें वाटर है जो भी लिक्विड है, तो इसका होगा आपको यहाँ पे रियल डेप्थ अपन अपेरेंट डेप्थ, है ना। तो ये कर लीजिए, आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा इस तरीके से। ओके, चलते फिर आगे नेक्स्ट देखिए क्या टॉपिक कुछ दिया है इसमें, उसको समझते हैं फिर। ओके, देन थोड़ा हम लोग लेंस को समझते हैं, लेंस क्या होता है। ठीक है, तो लेंस जो है इट इज़ द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच इज़ बॉन्डेड बाई 2 स्फेरिकल सरफेस। तो ऐसे क्या होता है यहाँ पे कि एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो यहाँ पे बॉन्डेड होता है 2 स्फेरिकल सरफेस से। ठीक है, इसमें एटलीस्ट 1 कर्व होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक कर्व होना चाहिए, तभी लेंस बनेगा। ठीक है, अ कन्वेक्स लेंस इज अ थिकर एट सेंटर बट थिनर एट एजेस। तो ये बात है कि आपको कन्वेक्स लेंस जो है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए मिडिल में क्या होता है, मोटा होता है, और एंड पे क्या पतला है यहाँ पे। ठीक है, एज पे पतला होगा, तो इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। एंड काइंड्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंसेज। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको कन्वेक्स लेंस होगा। और इसकी बात अगर करें तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंसेज। तो इसमें जो है कन्वर्जिंग लेंसेज 3 टाइप का होता है। तो इसकी बात करें तो डबल कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स एंड कनकेवो कन्वेक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 3 पोर्शन से बने होते हैं। फर्स्ट इन व्हाट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मेरे पास ये आपको यहाँ से दोनों कर्व से है, ये देखिए डबल कन्वेक्स, इस तरीके से इसको बोलते हैं हम डबल कन्वेक्स। ठीक है, और ये हो गया आपको प्लेन हो गया, प्लेन है पोर्शन, ये कन्वेक्स है। ठीक है, और ये पार्ट एक कनकेव है, एक कन्वेक्स है, आपको ध्यान रखना है ना। ये कनकेव है इस तरीके से, और ये कन्वेक्स पार्ट है, तो ये को बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टाइप्स है कन्वेक्स लेंस का, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट कन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो सॉरी कनकेव क्या होता है, कनकेव इज द थिन एट द मिडिल एंड थिक एट एजेस, है ना। तो यहाँ पे एज पे जो है मोटा होगा, ठीक है, सेंटर पे पतला होगा। तो दैट इज ये काइंड्स दे रखा है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग ये कन्वेक्स कनकेव होता है, कनकेव जो आपको डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, और कन्वेक्स कन्वर्जिंग। ठीक है, ये मिरर का ठीक था सो उल्टा नाम आपको लगेगा सुनने में। ठीक है, बाकी बस सेम है। तो दे आर ऑल्सो 3 काइंड्स
डबल कनकेव, प्लेनो कनकेव एंड कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये हो गया डबल कनकेव, यहाँ पे दोनों तरफ से कनकेव लगा हुआ है, ये है ना, एक प्लेन हो गया, ये प्लेनो कनकेव हो गया, यहाँ से एक प्लेन है, एक कनकेव है, और यहाँ पे कनकेव कन्वेक्स, तो एक यहाँ पे कनकेव है ना सरफेस, और एक यहाँ पे कन्वेक्स सरफेस है, इस तरीके से। तो ये आपको कनकेव कन्वेक्स। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ हो गया, ये आपको नोट कर सकते चाहे तो, ठीक है। यहाँ पे आगे बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसे पॉइंट रखिए, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस का जो सेंटर होगा ये, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर टू द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ द फेसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि एक लाइन होगा जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, है ना, और ये दोनों पे पैरेलल होगा, इधर से परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर लेंस पे बनेगा, ठीक है, दोनों फेस का। तो दैट विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, okay, the optical center of the lens has a special property such that the ray of light passing through it does not suffer any deviations and a always goes straight। अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए इसमें जो है, इसके सेंटर से अगर कोई भी रे पास होगा तो ये नहीं मुड़ेगा, सीधे बिना डेविएटेड चला जाएगा, ठीक है, बिना मुड़े चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यही कहा गया इसमें कि अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होगा ना, तो ये बिना मुड़े जो है दैट विल बी पास, तो ये मुड़ेगा नहीं कहीं पे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें दे रखा है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि दी प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे है ना। तो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, किसी का भी प्रिंसिपल फोकस जो होगा यहाँ पे, इट इज़ अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर द पासिंग थ्रू द लेंस। मतलब क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे जाती है तो लाइक दिस यहाँ से, तो ये जो है फोकस पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे, और ये भी यहाँ से फोकस पे मिलेगा, जाएगा यहाँ पे फोकस मिल जाएगा, ठीक है, कन्वर्ज होने के बाद। तो ये कहते हैं कि लेंस हैज टू फोकस, है ना, इसमें दो फोकस होता है, विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, वन इज अदर साइड ऑफ द लेंस, है ना। द वर्ड फोसी इज द पोलर ऑफ फोकस। तो फोसी जो है फोकस का पोलर, दो फोकस मतलब फोसी। इसमें देखिए लेंस जो बना हुआ है इसका, एक इधर फोकस होगा, एक इधर, देखिए यहाँ फोकस होगा और एक यहाँ फोकस होगा, ठीक है, दोनों तरफ इसमें फोकस होता है। तो ये बात इसमें कहा गया है। ओके, आगे यहाँ पे कि दस अ लेंस a convex lens converging at a parallel beam of light, okay, and at a point F on the principal axis A. Convex lens has a real focus। अच्छा, इसका जो एक्चुअली में क्या होता है कि रे एक्चुअल में जाके मिलता है ना, यहाँ पे कन्वेक्स में, ये सॉरी कनकेव बन गया यहाँ पे, है ना। तो अगर बात करें यहाँ पे तो कन्वेक्स में ये रे एक्चुअली में मिलता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा रे आपस में। तो इसका जो है एक रियल फोकस होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है फोकस जो है एक्चुअली रियल होता है। लेकिन कन्वेक्स का जो है, ये कन्वेक्स का रियल फोकस है, कनकेव में रियल फोकस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अपीयर होता है, उसका वर्चुअल फोकस होता है, वो आगे हम देख लेते अभी, है ना। देखिए अच्छा, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो मतलब क्या हुआ कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को दैट इज फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये हमेशा ध्यान रखना आपको स्मॉल लेफ्ट साइड नोट किया जाता है, दैट इज टू। ओके, नाउ वी आर गिवन हियर कनकेव लेंस diverges a parallel beam of light. Since this lens diverges a parallel beam of light, it is called diverging lens। तो मतलब ये क्या होता है कि ये लेंस डाइवर्ज तो दूर कर देता है, जैसे पैरेलल आया ऐसे, है ना, और ये पैरेलल आया तो ऐसे टकराया लेंस से, तो ये दूर चला जाएगा, ठीक है, लेंस से, और ये भी पास करके दूर हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए इसको पीछे ट्रैक करना चाहे तो यहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलता हुआ दिखेगा ना, मिलता एक्चुअली में नहीं है लेकिन मिलता हुआ दिखेगा, दैट इज व्हाट इट इज अ वर्चुअल, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो है वर्चुअल फोकस बनाता है यहाँ पे। आगे बात करते हैं कि द कन्वेक्स लेंस एज ए वर्चुअल फोकस, इसका फोकस वर्चुअल होता है बिकॉज द रेज डू नॉट एक्चुअली पासिस थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस के एक्चुअल में फोकस से ये रे पास नहीं होता एक्चुअल में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट, सो ये कहलाता है डाइवर्जिंग लेंस, बट द अपीयर टू बी पास थ्रू द फोकस। लेकिन ऐसा दिखता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, दैट लाइक फील, है ना, फील होता है, ऐसा होता होगा। तो आगे हम बात करें यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, तो इमेज कहाँ बना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब का जो पोजीशन है कहाँ है, फिर इमेज का पोजीशन क्या होगा, फिर इसका नेचर क्या होगा, ठीक है, फिर इसका साइज़ क्या होगा इमेज का, इसकी बात किया गया यहाँ पे। तो देखिए इसमें पहला जो दे रखा है यहाँ पे, इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट में।
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द लेंस इज इक्वल। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो डिस्टेंस जो होगा इमेज का, ठीक है, फ्रॉम लेंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ, है ना। तो तभी जो बनेगा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनता है, बस इतना ध्यान रखना आपको भी। दिस कंसेप्ट इज एम्प्लॉयड बाय फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट फोकस, मतलब अप्रोक्सीमेट फोकस फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो मतलब क्या होगा कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा और फोकस पे इमेज बनेगा तो इस तरीके से हम उसका किसी भी लेंस का फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट, है ना। द टेबल बिलो गिवन द पोजीशन ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द इमेज। मतलब ये कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस है ना, इसके द्वारा जो इमेज बनेगा आपको 6 केस होगा, इमेज बनेगा, और 6 केस का यहाँ पर दे रखा है, सारे एक एक करके बता रहे हैं आपको। तो पहली बात तो बिटवीन एफ एंड लेंस अगर बात करें, देखिए आपको अगर मान लीजिए पूरा डिटेल में लाइट पढ़ना है तो आप ऐसे एक लाइट, है ना, करके यहाँ पे नवनीत प्रेम सर्च कीजिए, PNIT प्रेम, ठीक है। आपको टोटल बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे 10th में, इतने ज़्यादा लेक्चर्स दे रखे हैं यहाँ पे कि आपको मतलब हर कहीं भी किसी भी जगह पे जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा वो हर जगह से बेटर मिलेगा आपको, है ना। तो बहुत सारे लेक्चर्स है ना। तो क्या होता है देखिए आपको बताया जाता है कि 10th में जो लेक्चर 1 घंटा में बहुत सारी जगह पर मिलेगा, 1 घंटा में आपको पूरा खत्म हो जाता है पूरा ये चैप्टर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लाइव जो है बहुत ही अच्छा है, कंसेप्चुअल है, और आपको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए 1 घंटा में ये कंप्लीट नहीं होगा आपका, ठीक है, बता रहे लाइव, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे देख तो लेते हैं लेकिन पता नहीं उनको क्या आता है नहीं आता समझ में, पूरा सिलेबस भी खत्म हो गया, लेकिन फिर बाद में क्या डिटेल में आया, कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं लगते हैं, तो फिर आगे बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम, फिर आगे वो साइंस नहीं मतलब दूसरा सब्जेक्ट रखना पसंद करते हैं। तो अभी से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करके चलना है साइंस में, ताकि आगे दिक्कत ना हो। देखिए तो फर्स्ट में दे रखा है यहाँ पे कि बिटवीन एफ एंड लेंस, एफ एंड लेंस के बीच में अगर होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा, सेम साइड, है ना, उसी साइड बनेगा। ये इसमें इनलार्ज होगा और वर्चुअल, ये पहला केस है, इसमें वर्चुअल बनता है, आपको ध्यान रखना, बाकी में सब में रियल बनेगा। और वर्चुअल जब भी होगा तो इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है, वर्चुअल मतलब काल्पनिक बनेगा, मतलब ये सेम साइड बनेगा, ठीक है। अगर बात करें सेकंड में तो फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, और हाईली इनलार्ज बहुत बड़ा बनेगा, और रियल इन्वर्टेड होगा, ठीक है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद थर्ड में है बिटवीन एफ एंड 2F, एफ और 2F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज बियॉन्ड एफ, 2F के बाहर बनेगा, ठीक है, बियॉन्ड 2F, 2F से बाहर बनेगा, मतलब इन्फिनिटी और 2F के बीच बनेगा, ध्यान रखना आपको यहाँ पे। और ये इनलार्ज होगा एंड रियल इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट अगर 2F पे होगा ऑब्जेक्ट तो ध्यान रखना आपको 2F पे ही इमेज बनेगा, ठीक है, और सेम साइज़ का होगा, उसके बाद रियल इन्वर्टेड होगा। अब बियॉन्ड 2F वही इन्फिनिटी एंड 2F के बीच की बात कर रहा है, तो बिटवीन एफ एंड 2F होगा, ठीक है। तो मतलब इन्फिनिटी पे होगा तो एफ पे बनता है, और 2F होगा तो 2F पे ही बनता है, तो ये ध्यान रखना आपको इस तरीके से। और ये डायमिनिस्ट होगा और रियल इन्वर्टेड होगा, ठीक है, यहाँ से। एट इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा तो फोकस बनेगा, और ये हाईली डैमेज होगा, बहुत छोटा बनेगा, और रियल इन्वर्टेड बनेगा। तो इस तरीके से आपको 6 केस है, 6 केस आपको ध्यान रखना है। 2-4 बार आपको इसको क्या कहते हैं थोड़ा सा आइडिया लगा पड़ेगा, तो आप ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको, और ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ केसेस दे रखा है, उनको देखना है क्या क्या है, ठीक है। कुछ साइन कन्वेंशन है उसको ध्यान रखना है, इस साइन की वजह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे न्यूमेरिकल को। तो दी फॉलोइंग साइंस आर the following science conventions are used for measuring the various distance of the ray diagram of the lenses। तो पहली बात तो है यहाँ पे कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जैसे आपको पता है कि मिरर में सारे डिस्टेंस बॉल से मेजरमेंट किया जाता है, और इसी तरीके से लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट किया जाता है। दूसरी बात है द डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन दैट इज ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन। मतलब एज ए पॉजिटिव, सिंपल सी बात है कि जिस डायरेक्शन में रे होगा, ठीक है, रे का डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो होगा उस डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। अगर आप इसको नहीं देखना है तो आप टेंशन मत लीजिए, मॉडर्न आपको सिंबल बताते हैं किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव लेना है, आप उसे 1 मिनट में डिसाइड कर लीजिएगा कि मतलब वी जो होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर आपका जो है पूरा सिंबल पूरा साइन कन्वेंशन जो है वो आप समझ जाएंगे। तो द डिस्टेंस इज मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट टेकन एज नेगेटिव, वही बात है। The distance measured upward and the perpendicular to the principal axis are taken positive. These are again same things. And the distance measured downward to the perpendicular to the principal axis is taken negative. Okay, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, है ना, इस तरीके से। तो सिंपल सी बात आपको समझना क्या है यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए ये डायरेक्शन रेट रहते आपको समझना, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। ये तो ये हो गया आपको एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस एंड वाई डैश।
तो इधर जो है यहाँ से इधर वाला डायरेक्शन सीधे पॉजिटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव होता है एक्स वाला ना, तो ये पॉजिटिव होगा। ऊपर वाला जो है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि वह पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होगा, है ना। और ये नीचे वाला भी नेगेटिव होता है, आपको पता है। बस इतना ध्यान रखना है, इससे आपका सारे कन्वेंशंस क्लियर हो जाएंगे। कोई भी आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, इतना ही आपको ध्यान रखना है कि इधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, ठीक है। बस आपको ये ग्राफ पेपर पहले से पढ़ा हुआ है ग्राफ के बारे में, है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं क्लियरली। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है टॉपिक क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे ये वही बात है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड लेफ्ट, इसके बाद होगा तो नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव होगा, इस तरीके से, है ना। आगे तो लेंस फॉर्मूला एक चीज़ है, आपको देखिए लेंस फॉर्मूला मिरर में, लेंस में एक फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे साइन का, यहाँ पे माइनस होता है, वहाँ पे प्लस था मिरर में, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये जो होता है आपको लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड फिर द सिंबल हैव द यूजुअल मीनिंग्स, इट मस्ट बी नोटेड दैट द मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वही बात है, ठीक है। आपको पता है कि इसमें जो एक बस जो चेंजेस होता है दैट इज ड्यू टू व्हाट, साइन की वजह से दोनों में। अब देखिए दोनों का प्रूफ भी हम दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जाके आप देख सकते हैं, आपको लेंस के फॉर्मूला इसका डेरिवेशन और मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट सर्च मार सकते हैं, ठीक है, NS क्लासेस में जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप नवनीत प्रेम डाल के डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला आप देख सकते हैं, उनका भी आपको मिल जाएगा। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, आपको CBSE में 10th में नहीं पूछा जाता कभी भी, लेकिन कुछ और सब बोर्ड है जैसे स्टेट बोर्ड है वो कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसमें कि द पावर ऑफ अ लेंस मे बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अच्छा, पावर जो होता है किसी भी लेंस का ये 1/f होता है, ठीक है। और फोकल लेंथ जो हमेशा ये मीटर में होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। फोकल लेंथ जो हमेशा ये मीटर में होगा, तो ये दैट इज व्हाट पावर ऑफ लेंस, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो P इक्वल टू होगा आपका यहाँ पे 1/f और F क्या होगा हमेशा ही मीटर में होगा, ठीक है, मीटर में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आगे जो रखा है यहाँ पे ये P इक्वल टू 1/f, F 100/f इन सेंटीमीटर, इस तरीके से जो कह सकते हैं। तो तभी आप कहते ऊपर में 100 रख लेना है, तो आपको आप सेंटीमीटर में रख सकते हैं, तब चलेगा, ठीक है। क्योंकि मीटर में बनाने के लिए 1/100 से डिवाइड ही करना पड़ेगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि द पावर ऑफ अ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, हैंस द लेंस इज शॉर्ट फोकल लेंथ हैज मोर पावर, है ना। तो इसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज़्यादा होगा, एंड लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ इज हैज लेस पावर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि P इक्वल टू P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f होता है ना, तो F बढ़ेगा तो P घटेगा, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना, F बढ़ेगा तो P घटेगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, ये ध्यान रखना। ऐसा यूनिट क्या है डायोप्टर, इसको कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ओके। तो ये 1 डायोप्टर जो होता है, 1 डायोप्टर जो होता है ये वो चीज़ है, अगर मान लीजिए किसी भी लेंस का पावर अगर 1 मीटर है, ठीक है, तो उनका जो यहाँ पे पावर होगा दैट विल बी 1 डायोप्टर होगा, ठीक है। यहाँ से आगे बात करते हैं कन्वेक्स लेंस का जो होता है, इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका जो पावर होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिविटी। और कनकेव लेंस की बात करें तो इसका जो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए इसका पावर -d होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो जिस लेंस का पावर पॉजिटिव और जिस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर पॉजिटिव, और जिस लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखना आपको। द मैग्नीफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ लेंस, देखिए अब लेंस का जो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला होता है M इक्वल टू यहाँ पे HI हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू V/U होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन मिरर में ठीक यहाँ पे माइनस लग जाता है, मिरर में HI/HO इक्वल टू माइनस का V/U, ये मिरर में आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Where HI is the height of image, HO is the height of object, V is distance from the image, ये पता है V इमेज डिस्टेंस होता है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यहाँ पे पता होगा इसके बारे में, है ना। और ये कहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये लेना हमको ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। द मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला फॉर द मिरर इज गिवन बाय M इक्वल टू -B/U, दैट इज द मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला मिरर का आपको पता है यहाँ से। ऑन द अदर हैंड द मैग्नीफिकेशन फॉर द लेंस गिवन बाय V/U, है ना। तो लेंस का आपको V/U होता है, ठीक है, और मिरर का -B/U होता है, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, द वैल्यू ऑफ U एंड V मस्ट बी सब्स्टिट्यूशन विद देयर साइन, U एंड V का जो साइन आपको वही रखना है। U अगर मान लीजिए यहाँ पे -10 आ रहा है तो यहाँ पे U की जगह -10 रखना है, V अगर -5 आ रहा है तो V की जगह आपको -5 रखना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है।
फॉर पॉजिटिव एम द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एंड इरेक्ट, एंड फॉर नेगेटिव एम इमेज इज रियल। ठीक है, एम अगर नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो समझिए रियल इमेज होगा, एम अगर पॉजिटिव है तो समझिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आपको। तो ह्यूमन आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम बात करेंगे अब ह्यूमन आई की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आइज आर कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, सिलरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। तो ये सब चीज़ जो है मेन इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का पार्ट्स है। ठीक है, आइज का ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। द लेवल डायग्राम ऑफ द आई इज शोन इन द फिगर 2.13। यहाँ पे जो है आपको दे रखा है पूरा डायग्राम। ठीक है, इनके बारे में तो ये जो है हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सिलरी मसल्स हो गया लेंस के पास जो है, ठीक है, अटैच होता है लेंस, और यहाँ पे ये मसल्स में कंटेक्ट को बना के रखता है। ये आई लेंस होता है, ये लेंस कन्वेक्स होता है, आपको ध्यान रखना है। ये पुपिल है, यहाँ पे जो लिक्विड होता है लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है, और ये लेंस एंड रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये ऑप्टिक नर्व है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे इमेज जो है फॉर्मेशन होता है तो दिखता नहीं आदमी को। ये रेटिना है, जहाँ पे लाइट सेंसिटिव जोन, इसमें जो है इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ से लेंस से जो भी इमेज आएगा यहाँ पे उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा रेटिना बनता है। ठीक है, ये कॉर्निया है फ्रंट पार्ट, ये आइरिस है। ठीक है, और ये यहाँ पे पुपिल है। पुपिल जो होगा यहाँ पे क्या होता है, इसमें आइरिस में जो होल होता है जिससे लाइट पास होता है, दैट इज हमारे पास आँख में जो डार्क ब्लैक होता है। ठीक है, ये ज़्यादा डार्क ब्लैक जो होता है, ठीक है, यहाँ से ये पहले तो ऊपर वाला ब्लैक होता है, उसके पास आप अगर ध्यान रखेंगे तो छोटा वाला बहुत ही डार्क ब्लैक होगा, ये जो होता है दैट इज पुपिल, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एक एक चीज़ है, इसको और क्लियर कर लेते हैं कि द फ्रंट पोर्शन ऑफ आई इज नोन एज कॉर्निया। तो फ्रंट पोर्शन जो होता है हमारे आँख का उसको कॉर्निया कहते हैं। द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर इनटू द आईज दिस कॉर्निया। तो सबसे पहली बात हो कि हमारे जो आंख में लाइट आता है तो ये इंटर करता है और ये पहले कॉर्निया से ही आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे तो द आइरिस इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द आइरिस एज अ होल विच इज़ कॉल्ड पुपिल। तो वही बात कह रखा है यहाँ पे कि जो है लाइट आएगा, देखिए लाइट जो आएगा तो कैसे इंटर करता है इसमें आपको क्लियरली बताते हैं यहाँ पे कि लाइट आएगा और कहाँ से कहाँ इंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले जो लाइट है तो ये यहाँ से एंटर करेगा, ये यहाँ से एंटर किया, और यहाँ से जो एंटर किया तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये आइरिस, कितने लाइट को जाना है इससे तो ये आइरिस कंट्रोल करेगा। और ये पुपिल इसमें हॉल होता है, इस पुपिल से चला जाता है लाइट यहाँ से, है ना। और लाइट जाएगा, फिर लेंस क्या करेगा, इमेज बनाएगा, इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे, रेटिना इसको भेजेगा किसको, ऑप्टिक नर्व को सिग्नल, और ये ब्रेन के पास जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा चीज़ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो आगे हम बात करें यहाँ पे, तो द पुपिल डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट फ्रॉम इट एंड अपीयर्स ब्लैक। तो पुपिल जो है कोई भी लाइट को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, ये सारी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए जो है ब्लैक दिखता है। आई होप की बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो आगे बात करते हैं, तो दी आई लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस एंड इज हर्ड इन द पोजिशन बाय सिलरी मसल्स। तो आई लेंस जो होता है कन्वेक्स होता है, और सिलरी मसल्स जो है इसको उसी पोजिशन में आपको क्लियरली करके रखता है। ठीक है, मतलब होल्ड करके रखता है। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी अल्टर्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स। तो क्या होता है कि देखिए लेंस में एक चीज़ होगा कि हमारा जो फोकस होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, लेंस का, तो इसलिए अलग अलग जगह पे इमेज हमारे अलग अलग पोजीशन पे बनता है। लेकिन सिलरी मसल जो होता है हमारे आइज के फोकल लेंथ को हमेशा चेंज करते रहता है, जिस वजह से हमें नज़दीक हो या दूर हो कोई भी ऑब्जेक्ट दिख सकता है इजीली वे में। ठीक है, यहाँ पे ओके, द स्क्रीन वेयर द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इज ऑफ आई इज कॉल्ड रेटिना। तो जहाँ पे इमेज बनता है उसको रेटिना कहते हैं। द रेटिना इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द आई, है ना, लेंस। तो हमारी जो आई होगा इसके पीछे में रेटिना होता है, क्योंकि इमेज वही बनना होता है। तो स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर। तो ये स्पेस है क्या, कॉर्निया एंड द आई लेंस, इसमें जो लिक्विड होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। हाँ, ये जेली जैसा होता है। एंड द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई लेंस होगा और उसके बाद रेटिना, इसके बीच जो लिक्विड होता है उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। वो आपको आगे डायग्राम में हम दिखा चुके हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट इंक्लूडिंग द आइज कैन बी कंट्रोल बाय द पुपिल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो अमाउंट ऑफ लाइट होगा, ठीक है, ये जो इंटर करेगा आई में, तो ये कंट्रोल कौन करता है इसको, दैट इज पुपिल, है ना। आगे बात करते हैं द एबिलिटी ऑफ द आइज टू फोकस नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ इज नोन एज एकोमिनेशन। ठीक है, तो देखिए हमारा आँख क्या करता है, नज़दीक हो या दूर हो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक साथ क्या करता है, फोकस कर लेता है,
नज़दीक हो या दूर हो तुरंत वो देख लेता है अपने फोकल लेंथ को चेंज करके। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एकोमोडेशन पावर कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एकोमोडेशन अगर पूछा जाए तो क्या होगा, इसमें आपको ये आंसर लिखना है कि द एबिलिटी ऑफ आइज टू फोकस नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, है ना, ऑन द रेटिना बाई चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। The normal eye has a power of accommodation which is enable us to see object that is 25 सेंटीमीटर। तो देखिए नॉर्मल आइज की अगर बात करें, पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब हम नज़दीक से नज़दीक बहुत से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर तक नज़दीक देख पाते हैं, इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं। एंड फार एज द इन्फिनिटी फोकस ऑन द रेटिना, और दूर तक की अगर बात, नियर पॉइंट तो 25 हो गया, और फार पॉइंट की बात करें ना तो इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं क्लियरली बात करें तो। ठीक है, द रेंज ऑफ विजन फॉर द नॉर्मल आइज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर, ये बात होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इन्फिनिटी से लेकर के 25 सेंटीमीटर तो है ये रेंज होता है हमारे नॉर्मल आइज की। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट विजन फॉर द नॉर्मल आइज इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर बात करें हमें यहाँ पे लिस्ट डिस्टेंस की, सबसे कम से कम कितना हमें दिखना चाहिए क्लियरली, तो 25 सेंटीमीटर जो है हमें क्लियरली दिख जाना चाहिए, तब हम बोलेंगे दैट इज द लिस्ट डिस्टेंस। आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा। चलते फिर नेक्स्ट आगे देखिए क्या है। अब आगे बात करें तो देयर आर द टू कॉमन डिफेक्ट इन आवर आइज आर, तो हमारे आँख में देखिए कॉमन दो डिफेक्ट हो सकते हैं, वो क्या क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग साइटनेस होगा, ठीक है, और ये हाइपरमेट्रोपिया इसी को बोलते हैं। दूसरी है कि शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। ठीक है, यहाँ पे तो अगर बात करें हाइपरमेट्रोपिया इज ड्यू टू द लॉ कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लाइट, तो इसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर इसका घट जाता है आँख के लेंस का, इससे क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। Due to this defect, the eye can see distant object clearly, but nearby object can't be clearly seen. मतलब क्या हुआ किसमें कि हमारा जो आँख होगा वो दूर का ऑब्जेक्ट तो देख पाएगा क्लियर, लेकिन नज़दीक नहीं देख पाएगा। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कांट सी और राइट इजीली, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो आँख का पावर जो होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली, जो देखिए नज़दीक ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो क्लियरली नहीं दिख पाता, क्योंकि इसमें रीज़न क्या होता है कि जो नज़दीक होता है लाइट, ये कन्वर्जिंग होने की वजह से यहाँ पे रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हो पाता है, इस वजह से। ठीक है, तो इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, तो ये कन्वर्ज कर देता है लाइट को ज़्यादा, इस तरीके से जो कन्वर्ज कर देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, दैट विल बी कन्वर्जिंग लेंस, है ना। तो कन्वर्ज कर देता है यहाँ पे लाइट को, इससे क्या होता है यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनता है। अगर ये लेंस नहीं होता है ना, तो मान लीजिए अगर लेंस नहीं है तो रे ऐसे जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे जाता, और ये रे ऐसे मिलता है यहाँ पे, और ये रे ऐसे जाता है ऐसे यहाँ से, और ये ऐसे मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ मिला ही नहीं, रेटिना पे मिलेगा नहीं, है ना, तो नहीं मिलेगा तो रेटिना बनेगा नहीं इमेज, और इमेज अगर नहीं बनेगा तो कहीं पीछे बनेगा इमेज, तो यहाँ बनेगा कि इमेज, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसको कन्वर्ज करने के लिए और भी जल्दी क्विक फास्ट में तो एक हम लगा लेते हैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस। तो अगर हम मान लीजिए आज के बाद अगर किसी इंसान को मिल जाए कन्वेक्स लेंस आँख में, तो समझ जाइए उसको जो है यहाँ पे, ठीक है, नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है, और यहाँ पे इसको हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, ये बात। ओके, नाउ बात करते हैं मायोपिया। मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आइज विच ड्यू टू विच द आई कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो मायोपिया में क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं डीएम करके। ठीक है, तो मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है मायोपिया में नहीं दिखता है क्लियरली, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं मायोपिया मतलब मेरा पिया दैट व्हाट जो है मतलब दूर चला जाएगा तो फिर कैसे दिखेगा। ठीक इस तरीके से है कि दूर का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे नहीं दिखता है। तो ऐसे आप लाइक व्हाट कैसे भी आप याद रख सकते हैं, दैट इज थिंग टू रिमेंबर लाइक व्हाट। तो क्लियरली हो गया यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या होता है, बट कैन सी ओनली द नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये नज़दीक ऑब्जेक्ट को देख सकता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, यहाँ पे तो दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। तो इसमें क्या होता है, लेंस का पावर ही हाई हो जाता है। ठीक है, तो लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर होता है इसमें हाई हो जाता है, इस वजह से ये नहीं दिख पाता क्लियरली। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। देखिए इससे पहले जो है हाइपरमेट्रोपिया लगाए थे कन्वेक्स लेंस, और इसमें जो है मायोपिया में कनकेव लेंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये डिफेक्ट क्लियरली सदा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमको डिफेक्ट के पास जो है लेंस लगा रहे हैं, ये हो गया लेंस। ठीक है, यहाँ से, और ये जो है पावर को क्या करता है, ये एक्चुअली हाईली कन्वर्ज हो जाता है यहीं पे। तो ये जो लेंस होगा ना, ये लाइट को यहाँ तक ले गया है कन्वर्ट करके रेटिना तक।
अब ये लेंस उतनी ही पावर दिया जाता है जितना में इसका रेटिना पे फोकस हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से 3-4 लेंस लगा के डॉक्टर चेक करता है पहले इसके आँख में प्रॉब्लम जो चल रहा है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं, उसके बाद वो यूज़ करता है वो लेंस का। ओके, तो आगे दे रखा है समटाइम द सेम पर्सन may suffer from myopia as well as hypermetropia. For such type of defect, bifocal lens with the upper half comprising a concave and the lower half of the comprising convex lens used. तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो है दोनों एक साथ डिफेक्ट हो जाता है आदमी को, ठीक है। एक्चुअली ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, ठीक है, इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। और ये जो होता है सफरिंग, ये जो ऐसा इसको मतलब ठीक करने के लिए बायोफोकल लेंस लगाया जाता है। बायोफोकल में आपको इस तरीके का लेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये चश्मा आपको देखेंगे बूढ़े पुरान का जो मतलब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो लगा होता है चश्मा यहाँ पे एक तरफ लगा होता है कनकेव, एक कन्वेक्स, ऐसा होता है। तो यहाँ पे कनकेव होगा, ठीक है, और ये कनकेव और कन्वेक्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कन्वेक्स। तो ये होता है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। तो आधा का लगा, आधा इसमें लगा होता है यहाँ पे कनकेव, आधा लगा होता है कन्वेक्स। तो क्योंकि कनकेव जो है यहाँ पे दूर देखने के लिए है, ठीक है, यहाँ पे दूर की वस्तु नहीं दिख रहा तो दूर दिखेगा, और यहाँ पे नज़दीक, एक मिनट यहाँ सॉरी उल्टा बोला, देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है कि दूर देखने के लिए हमें जो है, आपको पता है कौन सा लेंस लगाया जाता है, सिंपल सी बात है, देख लीजिए, ठीक है, चश्मा हो गया है ना यहाँ पे, तो 2% होगा ये यहाँ से। तो एक तो हम आपको अभी बताते इससे पहले कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट माइपिया होता है, ठीक है। माइपिया में जो है दूर का वस्तु नहीं दिखता है, तो इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव है ना, तो ऊपर में कनकेव हो गया, ठीक है, और नीचे में कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है, शायद ठीक ही था। ओके, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, क्लियरली। तो आप डायग्राम को मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग है तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब एस्टिग्मेशन क्या होता है कि ये एक ऐसा डिफेक्ट है आँख में अगर आ जाए तो आदमी को जो है distinct point source of light is formed in not point of as a vertical and horizontal line। तो मतलब आदमी को जो है इस डिजीज़ में ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन क्लियरली नहीं दिखता है। मतलब क्या हुआ, वो लाइन ऐसा टेढ़ा दिखेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल दिखेगा उसको ऐसा, वो क्लियरली सीधा ऐसा नहीं दिखता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। जैसे है भी तो नहीं सीधा, लेकिन फिर भी मान लीजिए ये स्ट्रेट है ना, और ये टेढ़ा है, तो ये वाला लाइन जो आदमी को ऐसा दिखेगा, ठीक है, टेढ़ा दिखता है। इसको सही करने के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, एस्टिग्मेशन को रिकवर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सुपरपोजिशन वाला एक सिलेंड्रिकल लेंस शेप अपन द स्फेरिकल शेप, है ना। तो ये स्फेरिकल शेप का होता है, लेंस में यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी मतलब जो पर्सन है वो इज सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेशन कैन बी क्लियरली सीन द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सी करने के लिए कैन सी द क्लियर ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हाट, सिलेंड्रिकल लेंस। तो आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। आगे हम इसका न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, तो पहले आप बताइए बेसिक कि आपको कैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सारे फॉर्मूला आपको क्लियर होने चाहिए, है ना, मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। उसके बाद लेंस फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, उसके बाद इसका जो क्या कहते हैं एम नेगेटिव कहाँ होगा और पॉजिटिव कहाँ होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे इसमें जो फॉर्मूले सब आने वाले हैं यहाँ पे, ये सारे लर्न हो जाएगा, तो उसके बाद आपको न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तब तक आप देखते रहिए, थैंक यू।